नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का चैप्टर नंबर 6.10 जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। दोस्तों लास्ट वीडियो में जब हमने खनिजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसका जो तीसरा वर्ग था जिसको हम कहते हैं ऊर्जा खनिज, जिसके अंतर्गत हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को कवर किया था। और आज के इस वीडियो में इसी ऊर्जा खनिज का हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल, मतलब ऊर्जा खनिज क्या होते हैं या फिर ऊर्जा संसाधन क्या है। ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 207 पर। पेज नंबर 207 को जल्दी से ओपन करिए एंड बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो और जानते हैं कि ऊर्जा संसाधन वास्तव में है क्या। ऊर्जा संसाधन, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले हम जितने भी प्राणी हैं, हम जो भी कार्य करते हैं, जितने भी हमारे क्रियाकलाप संचालित होते हैं, उसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमको सन के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा जो बॉडी का संचालन होता है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, इसके लिए हमारा महत्वपूर्ण क्या होता है, भोजन। हमको भोजन के द्वारा वास्तविक ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन भोजन बनता है ईंधन के द्वारा। अगर वास्तव में हमारे पास कोई ऊर्जा का स्रोत ना हो, ठीक है, ऊर्जा खनिज ना हो हमारे पास, तो भोजन कैसे बनेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऊर्जा संसाधन को। कोयला, पहले दोस्तों कोयले के द्वारा खाना बनता था, उसके बाद आपके सामने प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम करने लगे, फिर एलपीजी, फिर पीएनजी वगैरह आनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उस ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा के स्रोत है जो हमको ऊर्जा देते हैं। तो पहला जो हमारा स्रोत है वो है कोयला। तो चलिए जानते हैं इसको। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनको सम्मिलित रूप से हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये हमको जीवाश्मों की हेल्प के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोयला, दोस्तों भारत, हमारा इंडिया, वर्ल्ड में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है कोयले उत्पादन में, है ना। तो पूरे विश्व में कोयले उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा है, चीन। चलिए अब इंडिया के अंदर कोयला सबसे अधिक कहाँ पर होता है, कौन से राज्य में आखिरकार कोयला हमको सबसे अधिक मिलता है। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपको कोयला, हीरा, तांबा, चांदी, है ना, याद आ गया। मैग्नीज के बारे में, सोने के बारे में, अभ्रक के बारे में, यूरेनियम के बारे में सब डिस्कस किया था। इनफैक्ट आपको टीन के बारे में, शीशे के बारे में डिस्कस किया था। तो याद करिए और करिए कमेंट। देखते हैं आप आगे बढ़ रहे, पिछला बोल रहे, सिद्धांत पे पढ़ रहे हो। ये तो वही हो गया, तेज घोड़े पर सवार लेकिन लगाम आपके हाथ में है ही नहीं, तो धड़ाम से गिरोगे। तो आगे बढ़िए, पिछला समेट के रखिए, कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। सो गाइज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे अधिक कोयला आपको मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर, इसको आप लिख लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक स्थान है आपको गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना कोयला, ये जो गोंडवाना क्षेत्र है, ये कोयला खदान यहाँ पे होती है। उसमें 90% से अधिक भंडार और 99% कोयले का उत्पादन इसी स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे शीर्ष भंडारक और शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से होते हैं। भंडारक और उत्पादक में क्या फ़र्क है ये आप जानिएगा। भंडारक मतलब स्टोरेज, उत्पादक मतलब जहाँ पे इसका होता है खनन। अब खनन के बारे में भी हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, आपको अच्छे से वो वीडियो देख लेना है। खनन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्खनन, एक होता है खनन, और एक क्या होता है, खुला खनन, है ना। खनन ज़्यादा आगे होगा आई थिंक सो आपको मेरी बातों को। चलिए अब ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सो यहाँ पे झारखंड सबसे अधिक भंडारण, यहाँ पे स्टोरेज झारखंड में है। सेकंड आपका उड़ीसा, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ आपका महाराष्ट्र। शीर्ष उत्पादक में आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सो अब बात करते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में झरिया स्थान आखिरकार क्यों विख्यात है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है ये वाला। तो यहाँ पर झरिया स्थान में, झरिया जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कोयला भंडारण सबसे अधिक मिलता है। उसके बाद में आपका तमिलनाडु का नवेली स्थान है जहाँ आपको मिलता है कोयला। उसके बाद छत्तीसगढ़ का एक कोरबा जिला है, बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ का कोरबा, आपको पता होगा, यहाँ आपको मिलता है। सो गाइस कोयले के प्रकार क्या होते हैं। कोयले के वास्तव में तीन प्रकार होते हैं, और कोयले की जो क्वालिटी होती है वो डिसाइड करता है उस कोयले में कितना कार्बन है। जितना उसमें कार्बन होगा उसकी ऊष्मा शक्ति उतनी अधिक होगी, हीट पावर उतनी अधिक होगी। ये तो वही बात हो गई ना, सिंपल मतलब करके कि आप जैसे कि आप गैस वगैरह यूज़ करते हो, गैस में हीट ही नहीं है, तब क्या खाना पकाओगे।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोयला हमेशा डिसाइड होता है उसके अंदर कार्बन कितना परसेंट है। सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एग्जाम में आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा कोयले का किस्म सबसे उच्चतम या फिर उत्तरतम माना जाता है, ठीक है, उत्तम माना जाता है, तो आप बोलोगे एंथ्रासाइट। इसमें आपका 80 से लेकर 95% क्या होता है, कार्बन होता है। सेकंड आपका है बिटुमिनस, इसमें 55 से लेकर के 65% कार्बन होता है। एंड थर्ड है आपका लिग्नाइट, इसमें 45 से लेकर 55% क्या होता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ऐसा कौन सा कोयला होता है जिसको भूरा कोयला भी कहा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बोलोगे दोस्तों लिग्नाइट, जो आपका डिस्प्ले पे सामने दिख रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब एंथ्रासाइड प्राप्ति स्थान कौन सा, अगर हमको एंथ्रासाइट कोयला प्राप्त करना है तो हम एंटर करेंगे जम्मू कश्मीर में। और जो गोंडवाना काल है, गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का होता है। इस स्थान पे हमको बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक प्राप्त होता है। कौन सा, बिटुमिनस जो कोयला है वो सबसे अधिक प्राप्त होता है। अभी आपने पढ़ा ना, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, पहला पॉइंट क्या था कोयले के बारे में, इस वाले टॉपिक को पढ़िए यहाँ से यहाँ तक का। सबसे अधिक हमारे पास जो भंडारण है कोयले का वो बिटुमिनस वाला है। चलो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि लिग्नाइट कोयला हमको आपका तमिलनाडु में मिलेगा, राजस्थान में, मेघालय में मिलता है। अब यहाँ पर कोयले से संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। कैसे, भारत में कोयला उत्खनन का कार्य रानीगंज के कौन से स्थान पे हुआ था। देखिए यहाँ पे ना इस बुक में शायद ये प्रॉपर दिया नहीं है, बाकी कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, है ना, बताने के लिए आपको। लेकिन अब जो भी एडिशनल फैक्ट लिखोगे वो आप इस बुक के साइड में लिखोगे, ठीक है, कोई अलग से आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में कोयले का जो उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1744 में, ठीक है, 1744 में, 1744 ईस्वी में रानीगंज में आरंभ हुआ था। रानीगंज कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद 1830 की बात आती है, 1830 की घटना। देखिए ये सब डाटा मैंने याद कर रखा है एनसीईआरटी से, कोई भी क्रॉस नहीं करेगा इस नॉलेज को, चाहो तो करने को कर सकते हो, पहले क्रॉस चेक कर लो नॉलेज को, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। एक आध साल इस वीडियो में लगा लो क्रॉस चेक करने के लिए। सो कभी कभी आपने कौन सा पब्लिकेशंस फॉलो करा मुझे नहीं पता, चंपक लाल, जेठालाल, पोपटलाल, मुझे नहीं पता कौन से पब्लिकेशंस आप पढ़ रहे हो, बट मेरा जो डाटा होगा या तो होगा टाटा मैग्रोस हिल्स बुक्स का, पब्लिकेशंस का, या फिर आपकी एनसीईआरटी बुक का। ये ध्यान रखिएगा, टीएमएच बुक्स काफ़ी हायर लेवल की बुक्स होती है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एडिशनल फैक्ट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पे 1830 की तरफ अगर मूव करते हैं तो 1830 तक इस क्षेत्र में अनेक खदानों से कोयला खनन होने लगा। पहली बार 1744, उसके बाद थोड़ा बहुत कोयला मिला, काम हमारा चलते गया, लेकिन डिमांड हमारी बढ़ती गई लगातार, और 1830 में काफ़ी सारे हमारे कोयले खनन स्थान बनते गए। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक क्वेश्चन और जो मोस्ट 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 टाइम पे है, कि ईस्ट इंडियन रेलवे की स्थापना से इसमें वृद्धि हुई थी। पहले हमारे पास रेलवे जोन नहीं था, लेकिन ईस्ट इंडियन रेलवे जोन जैसे ही स्थापित हुआ उसके बाद में हमारे पास लगातार ये सब के सब स्थान बनते गए, उत्खनन का कार्य हमारा बनते गया। अब कोयले का एक उपनाम होता है, कोयले को बोलते हैं काला हीरा, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ये आपको ध्यान रखना है। कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है पता है आपको, पूरी जानकारी अपनी, कोयले का इस्तेमाल आप कहाँ करते हो, नान पकाने में, है तंदूर भट्टी जो लगती है उसकी, वो उसमें बेटा कोयले का इस्तेमाल काफ़ी जगह होता है। थोड़ा याद करिए, याद आएगा आपको। रेलगाड़ी में इस्तेमाल होता है कोयले का, है ना, होता नहीं होता, बिल्कुल होता होगा। चलिए, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप दोस्तों बिलीव करिएगा कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि आखिरकार राष्ट्रीय कोयला जो विकास निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। ये भी आप लिख लिए, लिखना एक बार। अच्छा यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है, कहाँ गया वो परसेंटेज, कहाँ था, जस्ट कहाँ था अभी परसेंटेज अभी, रुको रुको मैं पॉज करूँगी वीडियो को। हाँ ये था परसेंटेज। देखिए आपने जाना कि जो लिग्नाइट कोयला होता है इसे बोलते हैं भूरा कोयला, है ना, और जो आपका ये बिटुमिनस कोयला होता है इसे बोलते हैं काला कोयला, और जब का एंथ्रासाइट कोयला होता है इसे बोलते हैं कठोर कोयला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक आपका कोयला होता है आपका पीट कोयला, PEAT, पीट कोयला। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटोमिनस ये तो अभी हमने जाना, लेकिन पीट कोयला होता है, ये काफ़ी निम्न कोयला होता है,
ठीक है, इसका क्षेत्र अभी डिसाइड नहीं है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल काफ़ी मतलब कम ही होता है, क्योंकि इसकी जो कार्बन की क्वालिटी होती है बहुत ही कम होता है, 40% से कम इसकी क्वालिटी होती है। सोचिए एक तरह से, मतलब बहुत ही कम। तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं करते हैं कोयले में। अगर आपसे पूछेगा कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं 4 प्रकार के। लेकिन एग्जाम में या तो 3 देगा ऑप्शन, या तो 4 देगा, दोनों एग्जाम ऑप्शन आपको कभी नहीं देगा। पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, ये 4 कोयले जो आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम में आपको स्मार्ट क्लिक करना है अपने तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चंस और नहीं, अब मूव करते हैं, सीधा आते हैं पेट्रोल पर, वरना एक वीडियो ना लंबा जाएगा फिर। लंबे वीडियो बच्चे वॉच नहीं कर पाते हैं, मजबूरी होती है उनकी भाई, कुछ ना कुछ तो। जहाज चल रहे हैं उनके, कहाँ पढ़ेंगे वो लोग। ये लो, जो ओल्ड स्टूडेंट है लगातार जो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, बुक को हाईलाइट कर रहे हैं, वो सब लगातार करते रहेंगे इस चीज़ को। और मुझे कन्फर्मेशंस के लिए अपनी फ़ोटो बुक की खींच करके मुझे टेलीग्राम आप कर दीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में। ये भी एक खनिज तेल होता है। पेट्रोलियम क्या है आपका? पेट्रोलियम होता है खनिज तेल। अब पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों में प्राप्त होता है, और भारत में यह है ट्रेशरी युग की संरचनाओं में हमको प्राप्त होता है। पेट्रोलियम एक सिंपल क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसका निर्माण भी कोयले की तरह है। ठीक है, वनस्पति और जीवाश्म के हेल्प के द्वारा हमको पेट्रोल प्राप्त होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अगर हम देखे जाए तो जो पेट्रोल जो हमको मिलता है वो मिलता है काले रंग का। इसको बोलते हैं कच्चा तेल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ब्लैक ऑयल। 2-3 इसके नाम है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, नीचे थोड़ा सा मूव करेंगे, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। पेट्रोलियम में ब्रह्मपुत्र क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? यह दोस्तों दिहंग घाटी से सुरमा घाटी तक फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। और यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है आपका डिगबोई। ठीक है, जो कहाँ पे स्थित है? डिब्रूगढ़ में। कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ में। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे आपको एक वर्ष और ध्यान रखना है, 1900 आई थिंक, एक मिनट, आई थिंक 1953, ये वर्ष मुझे भी याद आ रहा है। देखिए 1953 ईस्वी तक असम का जो डिगबोई स्थान है, ये डिगबोई क्षेत्र देश में एकमात्र पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र था। यह भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सबसे पहली बार पेट्रोल का जो हमको उत्पत्ति हुई थी, या फिर पेट्रोल जैसी चीज़ भी कोई चीज़ होती है, कुछ चिड़िया का नाम है पेट्रोल, इसका सबसे पहली बार साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था हमको असम से, असम के डिगबोई क्षेत्र से। कब प्राप्त हुआ था? 1953 में। ऐसे बच्चों की तरह को पढ़ाना पड़ रहा है आपको, हैं? चलिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? जैसे ही आपका पहली बार हमारी धरती के ऊपर पेट्रोल का उत्पादन हुआ 1953 में, उसके 2 वर्ष बाद 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपका ओएनजीसी, समझ पा रहे हैं ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी का मतलब होता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना 1953 के ठीक, सॉरी, 1955 के एक वर्ष बाद हुई थी, 1956 में। अगेन रिपीट, 1953 पहली बार पेट्रोल का हमको खदान प्राप्त हुआ अपने भारत के ऊपर, वरना हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे। पहली बार हमारी बल्ले बल्ले इस क्षेत्र में हुई, असम के अंदर डिगबोई क्षेत्र में। उसके 2 वर्ष बाद 1955 में तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना हुई। उसके बाद एक वर्ष बाद 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना हुई। समझ पा रहे हैं बात को बेटा आप लोग? ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, पेट्रोल को हम बोलते हैं क्या? ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल से संबंधित अगर हम बात करें, गुजरात, दोस्तों गुजरात में आपका मेहसाना और कलोर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर हमको कोयला प्राप्त होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है कि आखिरकार जो कलोर क्षेत्र है या फिर मेहसाना क्षेत्र है, ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है जहाँ पर हमको कोयला सबसे अधिक प्राप्त होता है? कोयला, सॉरी, नहीं, पेट्रोल। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये स्थित है आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब ईजी है। 2-3 बार पढ़ोगे इस चीज़ को, आपको हो जाएगा सब चीज़ ज़्यादा अच्छे से। बट एक बार और वीडियो वॉच करना पड़ेगा, इतना तो कष्ट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप देखिएगा, ऑयल रिफाइनरी। दोस्तों जिस रूप में हमको पेट्रोल मिलता है, उस रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप उस पेट्रोल को अपनी बाइक की टंकी में भर दोगे, उस पेट्रोल को, कच्चे पेट्रोल को, बाइक चलेगी नहीं, पक्का है। उस पेट्रोल को, कच्चे पेट्रोल को इतना डार्क होता है कि आपका इंजन बैठ जाएगा, गाढ़ा होता है बिल्कुल। तो फिर आप क्या चलाओगे गाड़ी वगैरह? तो उसको रिफाइनरी में उसको फिल्टर करते हैं। आपने 7th 8th क्लास में साइंस पढ़ा होगा ना,
ऑयल रिफाइनरी वगैरह कैसे कैसे उसे चैम्बर बनते हैं, कहाँ पर कैरोसिन निकल के आता है, कहाँ पेट्रोल बनता है, कहाँ पर कुछ एक्स वाई जेड कुछ और वो बनते हैं लिक्विड वगैरह। ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण मतलब ऑयल रिफाइनरी के 17 तेल शोधक कारखाने हैं, और इसमें 3 क्या है, हमारी ऑयल रिफाइनरी काफ़ी क्या है, प्राइवेट कैटेगरी में आती है। और रिलायंस की तेल शोधनशाला वर्ल्ड की सबसे बड़ी शोधनशाला है। सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी किस कंपनी की है, रिलायंस की है। किसकी है, रिलायंस की। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं पाइपलाइन। दोस्तों आप सोचिए कि किसी स्थान पे पेट्रोल है, रिफाइनरी हुई स्थापित, ठीक है, रिफाइन हो गया, उसमें कैरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, अन्य अन्य काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बन के आ गई हैं। ठीक है। अब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए अगर हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जितना पेट्रोल हमने गेन किया है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो क्या होता है, ज़मीन के अंदर ना बहुत मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई जाती है। ज़मीन के अंदर क्या होती है, बहुत ही मोटी मोटी पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसके माध्यम से पेट्रोल प्राप्त होता है। जो आप देखते हो पेट्रोल पंप में जाकर के, तो वहाँ पर कोई बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं आती पेट्रोल देने के लिए, वहाँ अंडरग्राउंड क्या होती है, पाइपलाइन बिछी होती है, जिसको आप लोग ऐसे सिंपल नहीं हथौड़ा मारा ब्रेक करा बस पेट्रोल निकालिए 5-6 लीटर फिर टंकी कस दी, उसको टंकी ऑफ कर दी, टंकी ऑन करी, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो अंडरग्राउंड काफ़ी सारी पाइपलाइनें बिछी होती हैं। तो भारत में अशुद्ध तेल को शोधनशाला तक एवं पेट्रोलियम पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत की प्रमुख पाइपलाइनें इस प्रकार से हैं। पहली आपकी है नाहर कटिया से लेकर के नूनमती तक, बरौनी तक, इसकी कुल लंबाई 1152 किलोमीटर। सोचिए इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाने में कितनी वाट लगी होगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, स्टार्टिंग की वाट थी, लेकिन आज कितनी सॉरी, तो सोचो यार एक बार, कोई खर्चा नहीं है, सीधे शू फ्लो भेज दिया, सीधे पेट्रोल वहाँ तक पहुँच गया। मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयली 210 किलोमीटर। आपको केवल ध्यान रखना है फर्स्ट और फिफ्थ बस। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर लंबाई कितनी है, 1750, सॉरी 1750। ये लीजिए फर्स्ट और फिफ्थ को कर लीजिएगा आप लोग हाईलाइट। बाकी इसके अलावा आप पढ़ सकते हो कुछ चीज़ें और। हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, ये ध्यान से देखिएगा। दोस्तों प्राकृतिक गैस सामान्यतः खनिज तेल के साथ में ही हमको प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग किसी भी खनिज तेल की रिफाइनरी करते हैं तो उसी में हमको प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। भारत में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं मुंबई हाई तथा बेसिन तेल क्षेत्र, और असम में आपका है नाहर कटिया तथा मोरन, तमिलनाडु में तंजावुर, हिमाचल में कांगड़ा। ये सभी स्थान है जहाँ से हमको नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा आणविक खनिज। अणु शक्ति वाले खनिज का विवरण इस प्रकार से है। पहले आपका क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम के अयस्क कौन से हैं, ये आपका है थोरियोनाइट और पिंच ब्लेड। प्रमुख क्षेत्र झारखंड में जादूगोड़ा। झारखंड में जादूगोड़ा क्यों फेमस है, एटॉमिक मिनरल्स के लिए, आणविक खनिज के लिए फेमस है ये। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थोरियम, तो वर्ल्ड का सर्वाधिक थोरियम हमें भारत में मिलता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का सर्वाधिक थोरियम उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो हमारा वो इंडिया है। और उसके बाद प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में हमको मिलता है थोरियम। एंड मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है हमको क्या, थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है, इसमें आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, ग्रेफाइट इसका प्रयोग रिएक्टरों में मंदक के रूप में होता है। रिएक्टरों में क्या होता है, मंदक के रूप में होता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर फिलहाल तो समाप्त हुआ इस बुक के आधार पर, इस बुक के अकॉर्डिंग। बट कुछ चीज़ें मैं आपको और डिस्कस करूँगा जो आपको इस बुक के साइड में लिखनी है। ऊर्जा गंगा परियोजना की स्थापना कब हुई थी, बताओ। देखिए ऊर्जा गंगा परियोजना की स्थापना हुई थी आपके 2016 में। बुक के ऊपर बहुत स्पेस है, छोटे अक्षरों में लिखिएगा, पूरी की पूरी आप चाहो तो इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिख सकते हो, इतना स्पेस है इसमें। ठीक है, अलग से A4 पेज पे लिखोगे ना तो भैया वाट लग जाएगी रिवीजन करते समय। एक बुक उठाओ, तुरंत रिवीजन मारो, जो भी एडिशनल फैक्ट लिखे हैं उसका रिवीजन करो, तुरंत एग्जाम देने जाओ, पटाख एग्जाम क्रैक। कहने की बात है, कहने की बात है, सच कहूँ तो। ठीक है, जब तक मेमोरी में अच्छे से बात सेव नहीं होगी तब तक एग्जाम क्रैक भी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेके जाना एग्जाम में। सो ऊर्जा गंगा परियोजना दोस्तों 2016 में आई थी, और 24 अक्टूबर आई थिंक इसकी डेट थी, डेट मत मुझे याद नहीं है, शायद अक्टूबर मंथ तो पक्का था लेकिन डेट मुझे याद नहीं है। अक्टूबर 2016 को वाराणसी में ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना आरंभ हुआ था। और इस परियोजना का जो मेन एम था वो ये था कि देश के पूर्वी क्षेत्र में निवासियों को पीएनजी के माध्यम से, ठीक है, पेट्रोल पहुंचाना, सीएनजी उपलब्ध कराना,
ये सब इसका काम था। सीएनजी की फुल फॉर्म होती क्या है वैसे? भाई सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है, जाता नहीं है, पूछा गया है कई बार। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपसे एक क्वेश्चन और जो मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है कि हाइड्रोकार्बन विजन जो हमारा टारगेट ईयर है वो क्या है? बताओ, पता होना चाहिए आपको। 2030, 2030, क्या 2030। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या? वो ध्यान आपको रखना है ये कि रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ पे स्थित है? आपने बोला सर अभी तो जामनगर कहा था आपने, गुजरात में कहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे विशाल शोधशाला है। ये वर्ष आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। शायद उसमें वर्ष नहीं दिया था ना, शायद मुझे जस्ट, हाँ ठीक है, नहीं दिया था उसमें, वर्ष में दिया, बस ये दिया था। यहाँ लिख लो इस चीज़ को। रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला कहाँ पर है? जामनगर में। ठीक है, कहाँ पर है? जामनगर, गुजरात के अंदर। कभी थी इससे इसकी स्थापना? 1999 में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। सो गाइज, जो बच्चे डिसलाइक मारेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी मत करना, अननेसेसरी आपका टाइम खर्च हो जाएगा ना। आपके जहाँ चल रहे, हम जहाँ चलो पहले, उसके बाद पढ़ लेना अगले साल, 2 साल 3 साल बाद, कोई दिक्कत नहीं हमको। देखिए मैं कटाक्ष मारता हूँ, पक्का मारता हूँ। आपकी आंखें खुले इसलिए आपको कटाक्ष मारता हूँ। अगर कटाक्ष सुनने के बाद में भी आंखें नहीं खोल रही है फिर तो जय माता दी। बाय बाय। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। टॉपिक होगा भारत में उद्योग। धन्यवाद।